नमस्कार मेरे सीएमजे के सेनापतियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स मेरी जान के ऊपर। और आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यू खजाना डे 9। यस, डेली बेसिस के ऊपर हम अपने कॉमर्स मेरी जान के विद्यार्थियों के लिए एमसीक्यूज लेकर आते हैं। इन एमसीक्यूज को फ्री के अंदर एज ए क्यूज दे सकते हैं कॉमर्स मेरी जान ऐप डाउनलोड करके। इसकी पीडीएफ और इसका रिजल्ट जानने के लिए आप टेलीग्राम चैनल कॉमर्स मेरी जान से जुड़ सकते हो। और इसका वीडियो एक्सप्लेनेशन तो हम आपके सामने कर ही रहे हैं यूट्यूब के ऊपर। आप यूट्यूब के चैनल को क्या कर देना है, सब्सक्राइब कर देना है। और हमारा मोटिवेशन बढ़ाने के लिए वीडियो को लाइक जरूर से कर देना है, क्योंकि डिसलाइक वाले रास्ते में आ ही रहे हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एमसीक्यू खजाना डे 9 का वीडियो एक्सप्लेनेशन, इस उम्मीद के साथ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया है। अब देखिएगा, ये जो शेड्यूल थर्ड है, अगर कोई कॉमर्स मेरी जान से जुड़ा हुआ है तो डेफिनेटली इतनी बार हम उसके सामने क्वेश्चंस लेकर आ चुके हैं कि उसके एग्जाम के अंदर क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो देखिएगा, कंपनीज एक्ट 2013 की जो शेड्यूल है थर्ड, उसके अंदर पार्ट 1 है एंड पार्ट 2 है। पार्ट 1 में बताया गया है बैलेंस शीट के बारे में, और पार्ट 2 के अंदर बताया गया है P&L के बारे में। तो यहां पर ये पूछता है कि पार्ट 2 किसका है, ये क्या पूछ रहा है, पार्ट 2 किसका है। तो पार्ट 2 तो किसका है, P&L का। नेक्स्ट आता है, इनमें से स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आप पढ़ते हो, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग जो आप पढ़ते हो जिसके अंदर हम पहले से कुछ स्टैंडर्ड डिसाइड कर लेते हैं और उसके बिहाफ पर हम ये देखते हैं कि वास्तव में जो काम हुआ है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हुआ है या फिर नहीं हुआ है। अगर नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है, उसके हम वेरिएंस ढूंढने की कोशिश करते हैं, उसके हम रीजन ढूंढने की कोशिश करते हैं। आफ्टर दैट हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है। तो इस नोट के ऊपर आप ध्यान दे लेना, एग्जाम के अंदर गलत हो जाएगा इसकी वजह से। इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से रिलेटेड। पहला क्वेश्चन आता है आपके सामने, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग इज सिस्टम वेयर प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, जहां पर हम पहले से कुछ कॉस्ट डिसाइड कर लेते हैं कि यार मटेरियल की जो कॉस्ट है वो 100 यूनिट के लिए 1000 ही लगनी चाहिए, और अगर 1000 नहीं लगती है, इससे कम या ज्यादा होती है, तो हम उसको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। तो ये भी कह सकते हैं कि कुछ हद तक सही है वैसे तो। स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड जो होती है उसको आप मॉनेटरी एज वेल एज क्वांटिटिव दोनों ही टर्म के अंदर आप घोषित कर सकते हो। बिल्कुल जैसे कि मैं कह सकता हूं एक काम को करने के लिए आपके पास स्टैंडर्ड आवर 4 घंटे लगने चाहिए और आपकी कॉस्ट 1000 रुपए आनी चाहिए। तो हमने क्या किया है, क्वांटिटी के अंदर भी कर दिया है और मॉनेटरी मेजर्स भी उसको कर दिया है। ओनली एडवर्स वेरिएंस इन्वेस्टिगेटेड इंटेंसिवली। अब देखो ये क्या कहता है, केवल और केवल जो प्रतिकूल भिन्नताएं होगी ना उनकी गहनता से जांच होगी। अब देखो, अगर आप ऊपर से पढ़ोगे ना तो इस क्वेश्चन का मे भी आप कह दोगे कि टिक राइट आंसर है। ये कहा गया कि यार 1000 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए, ठीक है ना। ये कहता है कि यार अगर कॉस्ट 1200 रुपए की आई तो हम उसके ऊपर ज्यादा ध्यान देंगे, क्योंकि यहां पर यह जो वेरिएंस है वो -2000 का है, लेकिन 1000 रुपए की कॉस्ट आनी चाहिए थी, केवल और केवल 600 रुपए की कॉस्ट आई। यहां पर क्योंकि पॉजिटिव वेरिएंस है तो आप इसको ध्यान से नहीं देखोगे। मैं कहता हूं कि आपको यहीं पे तो ध्यान ज्यादा देना है, यहीं पे तो ध्यान ज्यादा देना है। क्यों? क्योंकि यार आपने सोचा था कि किसी चीज के 1000 रुपए लग जाएंगे, लेकिन उस चीज के 600 रुपए ही लगे। तो क्या कारण हो सकता है? कारण ये हो सकता है कि आपने जो सस्ती क्वालिटी वाला जो मटेरियल है वो यूज किया होगा। तो सस्ती क्वालिटी वाला मटेरियल यूज किया है तो हो सकता है कि आपका जो आउटपुट निकल कर आया होगा वो भी, उसकी भी क्वालिटी उतनी नहीं होगी जितनी कि आपने प्रॉमिस किया होगा। तो इससे क्या होगा, जब वो प्रोडक्ट मार्केट में जाएगा तो शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए तो आप फायदा कमा लोगे, लेकिन लॉन्ग टर्म पीरियड के अंदर आप फायदा नहीं कमा पाओगे। तो यह कहना कि केवल और केवल एडवर्स वेरिएंस को ही हम बहुत ही गहनता से जांच करेंगे, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, स्टैंडर्ड इज डिटरमाइंड फॉर ईच एलिमेंट। हर एक, चाहे वो मटेरियल हो, चाहे वो लेबर हो, चाहे वो ओवरहेड हो, सभी वेरिएंसेस के लिए सभी वेरिएंसेस के लिए स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या की जाती है, डिटरमाइन की जाती है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, सी विल बी द रॉन्ग आंसर, और जो कि स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बारे में सही नहीं है। इनमें से बताना है कि कौन सा रेवेन्यू नेचर का है। अब देखो, अमाउंट रियलाइज्ड फ्रॉम सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट रोजाना तो नहीं बेचते हैं, तो ये क्या रेवेन्यू नेचर का नहीं हुआ। लेकिन इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो डिविडेंड मिलता है वो हर साल मिलता है, तो ये रेवेन्यू नेचर का हो सकता है। बैंक से आप हर दिन तो बोरो नहीं कर सकते, तो ये भी नहीं होगा। कंपनसेशन रिसीव होता है क्योंकि आपकी गवर्नमेंट ने कंपल्सरी आपकी लैंड ले ली और आपको कंपनसेशन दिया, ये तो जिंदगी में कभी हो ही नहीं, तो ये अच्छा है, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर क्या जाएगा, बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है कि
अगेन इजी से इजीएस्ट क्वेश्चन फॉर द कॉमर्स मेरी जान फैमिली, है ना। क्या कहता है कि देखो 2000 शेयर हमने इश्यू किए, इश्यू कितने किए हमने 2000, एप्लीकेशन तो 3000 किया ही है, लेकिन 600 को तो हमने रवाना कर दिया और कहा कि 2400 को हम प्रो राटा बेसिस के ऊपर देंगे। तो मतलब कि देखेंगे कि ये जो अप्लाई हुआ है वो 3000 के बेसिस पे नहीं करेंगे, 2400 के बेसिस पे करेंगे, क्योंकि 600 को तो रवाना कर दिया। जो 2400 शेयरों के लिए जिन्होंने अप्लाई किया उनको 2000 शेयर दिए थे। अगर हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 5, अगर हम 2 से 4 से काटते हैं तो यहाँ पर 5 आ जाएगा और यहाँ पर 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या दे रखा है, 40 शेयर आवंटित किए, मतलब अलॉटमेंट। ऊपर अलॉटमेंट है तो नीचे अलॉटमेंट का ही रेशियो, यानी कि इश्यू वाला रेशियो या अलॉटमेंट का रेशियो निकालना क्या है, कितने के लिए इसने अप्लाई किया होगा, अप्लाई के लिए अप्लाई के रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पर आप इसको काटोगे तो 8 6 48, आंसर आ जाएगा आपके लिए फोर्थ के अंदर C 48, है ना। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर ये जो थ्योरीज है, ये अगेन मैं कह रहा हूँ ये किसके लिए क्वेश्चन यूजफुल है, जो एनटीए वाले हैं ना स्टूडेंट, उनके लिए क्वेश्चन यूजफुल है। ओके, यहाँ पर आपको जो ह्यूमन एसेट्स को मेजर करने के जो मेथड्स हैं वो बताया हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट मेथड मैं बता देता हूँ। यहाँ पर लिकर्ट ने बताया है बिहेवियर वेरिएबल मॉडल। लिकर्ट ने कौन सा बताया है, बिहेवियरल वेरिएबल मॉडल। तो यहाँ पर सी के अंदर फोर्थ होना चाहिए, तो सी के अंदर फोर्थ किस में आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है ये सेकंड के अंदर। तो अब इससे आप निकाल सकते हो। हेल्कीमन एंड जोन्स ने कौन सा दिया है, कंपिटेंस बिडिंग मॉडल, और हरमनसन ने कौन सा दिया है, एडजस्टेड डिस्काउंटेड फ्यूचर वेजेस मॉडल। लिकर्ट ने दिया है बिहेवियरल वेरिएबल मॉडल। बिहेवियरल वेरिएबल मॉडल इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फ्लेम होल्स ने कौन सा दिया है, स्टोक्स रिवॉर्ड्स वैल्यूएशन मॉडल। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है, अगेन मैं बता देता हूँ। नेक्स्ट आता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंसोलिडेट से क्वेश्चन आया हुआ है काफ़ी। देखो ये कहता है कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 2 कंपनी है ए और बी, हम उनका क्या कर रहे हैं, दोनों का मिलाकर कंसोलिडेटेड स्टेटमेंट बना रहे हैं। अब देखो अगर जनरल रूल देखा जाए तो ये जो ए कंपनी है और ये जो बी कंपनी, उनका फॉर्म यानी कि उनका बनाने का जो तरीका, उनके निर्माण का तरीका, और एक होता है सब्सटेंस, एक होता है सब्सटेंस। एक तो होता है फॉर्म और एक होता है सब्सटेंस। अब ये फॉर्म का मतलब क्या होता है और सब्सटेंस का मतलब क्या होता है, पहले ये सीख लो। फॉर्म का मतलब होता है कि उनको जो बनाया हुआ है, उनका जो लीगल स्ट्रक्चर है वो, और सब्सटेंस का मतलब होता है उसका जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो। देखिएगा जब दोनों कंपनियों का लीगल स्ट्रक्चर अलग होता है, दोनों कंपनियों का इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अलग होता है, लेकिन जब इनका कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाता है ना, तो यह सिद्धांत के आधार पर बनाया जाता है कि दोनों कंपनियां एक ही हैं और दोनों कंपनियों की जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है वो भी एक ही है। तो यहाँ पर जब किसका रूल पूछा है इन्होंने, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट का रूल पूछा है। वो है कि जब भी हम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं तो ये मानते हैं कि उन कंपनीज का फॉर्म और सब्सटेंस क्या है, एक ही है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, सी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर आपको 7 के अंदर रेशियो बताना है कि किसका कौन सा रेशियो, किसका कौन सा रेशियो है। अगर मैं बात करता हूं डेटर्स टर्नओवर रेशियो, तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो कौन सा है, एक्टिविटी रेशियो। प्रोप्राइटरी रेशियो कौन सा होता है, सोल्वेंसी रेशियो। ऑपरेटिंग रेशियो कौन सा होता है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। रेसिट टेस्ट रेशियो किसके अंदर आता है, लिक्विडिटी रेशियो के तहत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि अगर सपोज करो कि कभी भी हमने ये टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज बोले तो नेट एसेट्स, अगर हमने इस बिजनेस की, ये कोई बिजनेस है, इस बिजनेस से हमने इसकी एसेट्स तो परचेज किए, नेट एसेट्स, नेट एसेट्स का मतलब होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी। 5 लाख रुपए की हमने एसेट्स परचेज की है, लेकिन हम इसको परचेज कंसिडरेशन जो दे रहे हैं वो दे रहे हैं 6 लाख का। मतलब कि 5 लाख की नेट एसेट्स परचेज किए, 6 लाख रुपए दे रहे हैं। जो 1 लाख रुपए हम उसको जो एक्स्ट्रा दे रहे हैं वो किसके लिए दे रहे हैं, उसकी गुडविल की वजह से हम उसको दे रहे हैं। तो यहाँ पर 8th के अंदर क्या आंसर आ जाएगा, बी आंसर आ जाएगा। यहाँ पर कंपेरिजन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, करंट ईयर के फाइनेंशियल ईयर को प्रीवियस ईयर के फाइनेंशियल ईयर से जब तुलना की जाती है तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रेंड एनालिसिस भी कहा जाता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस भी कहा जाता है। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के जैसे एक होता है वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के अंदर क्या होता है, वन आइटम का एनालिसिस किया जाता है। जैसे कि हम करते हैं कि हमारे हर साल, हर महीने, इस साल हर महीने कितनी सेल हुई है और पिछले साल कितनी सेल हुई है, तो वो जो होता है वो क्या होता है, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। वन आइटम। यहाँ पर क्या होता है,
टू और यहाँ पर एक को बेसिस पकड़ लिया था सेल। अब सेल को सेल से भी किया जाएगा, सेल को रिसिप्ट से भी किया जाएगा, सेल्स को रेवेन्यू से भी किया जाएगा, सेल को सैलरी से भी किया जाएगा, सबको सेल से ही कंपैरिजन करते हैं, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल एनालिसिस। इंट्रा फर्म बोले तो एक फर्म आपस में ही क्या करती है, एनालिसिस करती है, दैट इज कॉल्ड इंट्रा फर्म एनालिसिस। तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर, डी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस तरह के क्वेश्चन जिन्होंने भी रेशियो वाली क्लास दे रखी है, रेशियो वाली क्लासेस देख रखी है, उनको कहीं पर भी कुछ भी प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं आने वाली है। यहाँ पर मैंने आपको बता रखा है कि आप रेशियो बताओ, तो देखो लिक्विड एसेट्स का रेशियो है 2, करंट लायबिलिटी का रेशियो है 1, और यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है कि स्टॉक है आपका 40,000, यहाँ पर दे रखा है कि जो लायबिलिटीज है वो है आपकी 1 लाख। क्वेश्चन में मैंने कहा कि एक अमाउंट गिवन होगी, आपने कहा कि यस सर गिवन है, किसकी है, लायबिलिटी की। लायबिलिटी के नीचे लायबिलिटी का ही रेशियो लिखना, लायबिलिटी का रेशियो कितना है यहाँ पर 1, निकाल देना लिक्विडिटी एसेट्स वाले रेशियो से, तो 2 से मल्टीप्लाई किया तो लिक्विडिटी एसेट्स आ गई। लिक्विडिटी एसेट्स कितनी आ गई, जो निकालना होता है उसको मल्टीप्लाई कर दो तो 2 लाख आ गई। 2 लाख के अंदर अगर स्टॉक जोड़ देते हैं, लिक्विडिटी एसेट्स के अंदर स्टॉक जोड़ देते हैं, तो आपके पास करंट एसेट्स आ जाती है 2,40,000। करंट एसेट्स है मेरी 2,40,000, करंट लायबिलिटीज है मेरी 1 लाख, ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है। इनको काटूंगा तो मेरा करंट रेशियो क्या आएगा, 2.4:1। तो यहाँ पर क्या आंसर सही हो जाएगा, 2.4:1 यहाँ पर आंसर सही हो जाएगा। देखिएगा जब भी हम क्यूज देते हैं तो हम भी ह्यूमन है, हमको भी पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए था, 2.4 ही होना चाहिए था। ओके, तो अब क्या होता है, जब भी क्यूज बनाते हैं तो हो सकता है ना कि ह्यूमन एरर के तहत मिस्टेक आ जाती है। तो यहाँ पर अगर आपको पीडीएफ के अंदर ऑप्शन 1 दिख रखा होगा, इसको ऑप्शन 2 कर लीजिएगा, है ना। इसीलिए तो हम वीडियो एक्सप्लेनेशन बना रहे हैं कि अगर कहीं पर भी कुछ भी गलती होती है, ह्यूमन एरर होता है, तो हम उसको सुधार कर सकते हैं। हाँ, उम्मीद करता हूँ कि अगर कभी भी ऐसी, आपको भी पता है कि अभिषेक सर को पता है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए, है ना, तो आप भी इन चीज़ों को थोड़ा सा लाइट वे के अंदर लेके कोशिश करते हैं कि ह्यूमन एरर नहीं हो। इसीलिए आपको एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाकर इसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन कर दिया जाता है अगर कहीं पर भी कोई भी गलती होती है तो। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आपने वीडियो को लाइक कर दिया और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया, और अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड के साथ जरूर से शेयर कर दीजिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।